बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बर ये पहुँचानी है कि जो फादरलैंड थी और मदरलैंड थी, दोनों का सत्यानाश हो गया है। फादरलैंड का तो ये आलम हो गया है कि वहाँ पे कोई रहने को तैयार नहीं। अब अल्लाह के अज़ाब की सूरत में कौवे वहाँ पे आके रह रहे हैं। यानी इतने ज़्यादा वहाँ पे कौवे आ गए हैं कि वहाँ पे इसराइली तो नज़र ही नहीं आते। यानी कि वो फादरलैंड के जो मदरलैंड थी उसके वहाँ पे बच्चे नज़र नहीं आते। ये जो फादरलैंड थी, क्यों ऐसा हुआ उसके ऊपर? क्योंकि उसने आज से 2 साल पहले फ़लस्तीन जैसे मुल्क के ऊपर इतने ज़्यादा हमले किए, इतना ज़्यादा बारूद फेंका, इतने क्लस्टर बम फेंके कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो मेल्ट हो गए। और वहाँ की एक बच्ची का मुझे फ़िक्रा आज तक नहीं भूलता। मैं तो जब भी वो मेरे ज़हन में आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसने कहा था कि मैं ऊपर जाके अल्लाह को शिकायत लगाऊंगी। और ऐसा लग रहा है कि वो अल्लाह ताला ने उसकी वो शिकायत सुन ली है। और अब जो है अजाब की सूरत में जिन्होंने उन बच्चों के साथ किया, जुल्म किया, तशद्दुद किया, उनको शहीद किया, क्लस्टर बम मार के उनको पिघला दिया, उनके जो रहने सहने के ठिकाने थे वो सारे बर्बाद कर दिए, हॉस्पिटल तक, स्कूल तक सब वहाँ पे बर्बाद कर दिए। अब उसका भी सत्यानाश हो गया है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि कुछ नहीं बचा। वो जो कहता था मेरे पास इतना दफाई निज़ाम है, आयरन डोम है, पता नहीं कौन कौन सा निज़ाम है दफाई, कि मेरी मर्ज़ी के बगैर वहाँ चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। अब वो कौवे वहाँ पे पर मारते हुए और उड़ते फिरते नज़र आ रहे हैं। और इतने ज़्यादा मिसाइल ईरान ने वहाँ दाग दिए जिनको वो रोक नहीं सका कि वहाँ पे हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। कोई भी शहर फादरलैंड का नहीं बचा, कोई भी हिस्सा नहीं बचा जहाँ पे तबाही के मनाजर ना हो। अब वो लोग जो फ़लस्तीन को कहते थे कि आप यहाँ से कूच कर जाएं, ये ज़मीन जो है ये हमारी है, अब वो लोग, वो जो हमारी ज़मीन थी उनकी अपनी थी यानी फादरलैंड था, वो वहाँ से कूच कर रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हजीमत उठानी पड़ती है, धक्के मिलते हैं, दुदकारते हैं लोग कि आप कातल हो, आप मासूम बच्चों के कातल हो, आप ख़वातीन के कातल हो, हामला ख़वातीन के कातल हो, आप बुज़ुर्गों के कातल हो, आप मासूम जो लोग थे उनके कातल हो। और ये सिर्फ फ़लस्तीन के साथ जो फादरलैंड है उसने जो किया उसकी उसको सज़ा नहीं मिल रही, बल्कि वो लोग जो फादरलैंड के हाँ में हाँ मिलाते थे या कि उनके साथ थे और फ़लस्तीन की इमदाद भी नहीं करते थे, उसके बारे में कोई एक उसके हक में बयान भी नहीं देते थे, आजकल उनकी भी बड़ी बुरी हालत है। यानी कि उनका भी सत्यानाश में से कुछ नाश हो गया हुआ है। और अगर वो नहीं समझेंगे तो मज़ीद भी वो सत्यानाश होने जाएगा। अब ये जो फादरलैंड थी, जो कहा गया था, वहाँ खड़े होके बड़ा नारा मारा था हमारे हमसाये ने, नरेंद्र मोदी ने, कि भाजपा सरकार ने, कि वो हमारी फादरलैंड है और ये भारत जो है ये हमारी मदरलैंड है। अब फादरलैंड के अंदर उसका ये आलम है कि आप इसको भी समझ लग गई होगी, बल्कि पूरी दुनिया को समझ लग गई और पूरी वो जो है फिल्म उन्होंने देख ली कि वहाँ पे क्या हुआ। और अभी भी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे मिसाइल, और धड़ाधड़ जाके लग रहे हैं। और जो टारगेट लेते हैं वहाँ पे जाके लगते हैं। उनकी जो बड़ी महफूज पनाहगाहें थी वो भी तबाह हो गई और वो अब बिलखते नज़र आ रहे हैं। यानी कि उनके जो बड़े बड़े सियासतदान, उनके जो सदर, उनके जो बाकी वजीर हैं, वो टीवी चैनल पे आके रोते हुए नज़र आते हैं, कहते हैं जी जुल्म हो गया। तो जब फ़लस्तीन के बच्चों पे जुल्म किया था तो उस वक्त नज़र नहीं आया था, उस वक्त रोना नज़र नहीं आया था। तो ये तो फिर होना था ना। आप इसके मदरलैंड की आप सूरत हाल देख लें, एक तरफ फादरलैंड के अंदर कौवों का राज है तो मदरलैंड के अंदर भूख, नंग और महंगाई का राज है। अब वहाँ पे देखा जाए तो जो रोज़ाना की, यानी भारत की अपनी ज़रूरत है गैस की, वो 92 लाख टन गैस है जो रोज़ाना उसको चाहिए, तो उसको 92,000 भी नहीं मिल रही। और आलम यह है कि वहाँ लाइनें ही लाइनें आपको नज़र आएंगी। आप जाके देखें जो स्टेशन जिनसे वो गैस भरवाते थे, सिलेंडर ही सिलेंडर आपको नज़र आते हैं। इंसान ऐसे लग रहा है कि इंडिया से कम हो गए हैं। अब सिलेंडर का वो सिलेंडर स्थान बन गया है, बल्कि वो अब भारत नहीं रहा। अब हर तरफ सिलेंडर, और वो रातें भी वहाँ गुजारनी पड़ती है उनको, जाते हैं लेके, उनको मिलती नहीं है। इतनी इतनी लंबी लाइनें हैं कि अगर थोड़ी बहुत उनको गैस मिलती है तो किस भाव पे मिलती है आप सोच नहीं सकते। वो गैस जो वहाँ पे 300 रुपये फ़ी किलो थी, वो अब 1,000, 1,200, 1,500 रुपये किलो तक मिल रही है। अब वो जो वहाँ के बासी हैं, वो पहले 80 करोड़ अवाम जो थी, उनकी जो 2 वक्त की रोटी को तरस रही थी, जिसमें से जो 60% अवाम है उसके पास तो लैट्रिन जैसी सहूलत में यानी मौजूद नहीं है। और बाकी भी जो बेचारे ख़ानदान के ख़ानदान फुटपाथों पे रात गुजारते हैं, वहाँ पे गलियों मोहल्लों चौराहों में फिरते हैं, मांगते हैं, मांग के खाते हैं। हालांकि वो दूसरे मुल्क को पता नहीं किस मुँह से कहता है कि कटोरा लेके फिरते हैं। अब ये आलम हो गया है कि वो महंगाई जो है वो गरीब की झोंपड़ी से
وہ وہاں کے جو انڈیا کے محلات ہیں وہاں تک پہنچی ہے تو ان کی بھی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. بھارت جو ہے وہ ایک طرف سلنڈرستان ہے, دوسری طرف لائنستان بھی بن گیا ہے. اگر آپ پٹرول کی بات کریں, آپ گیس کی بات کریں, باقی چیزوں کی بات کریں, تو وہاں لائنیں نظر آتی ہیں. اور یہ جو لائنیں یہ ایسی نہیں لگی, یہ اس کی بھاجپا سرکار جو ہے مودی, سرنڈر مودی, اس کی پالیسیوں کی وجہ سے لگی ہیں کہ اس نے بگاڑ کے اپنے ہمسایوں سے ایک ساتھ میں محلے جا کے اس کو فادر بنا لیا, ابا بنا لیا پوری قوم کا, اور اس کے بعد جوتے پڑھنے شروع ہو گئے. اس کو تو پڑھنے یہ پڑھ ہی رہے ہیں, اس کو بھی پڑھنے شروع ہو گئے, اور وہ بھی کسی اور سے نہیں, اس کی اپنی عوام سے. اب اگر بات کریں یہ جو کرائسس آئے ہوئے ہیں وہاں معیشت کے حوالے سے, تو وہ بہت ہی برے حالات ہیں. اس حوالے سے برے حالات ہیں کہ لاکھوں وہاں پہ کاروباری مراکز, لاکھوں کاروباری مراکز کے ساتھ پیٹرول پمپ, لاکھوں پیٹرول پمپ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کے یہ جو گیس دینے والے وہاں پہ وہ جو دکانیں تھیں یا ڈسٹریبیوٹر تھے وہ, اس کے علاوہ کاروبار کے مختلف تھے گجرات کے اندر, بمبے کے اندر, اس کے علاوہ دہلی کے اندر, جہاں جہاں بھی آپ جائیں تو وہاں کی صنعتیں, وہاں کے کارخانے بند پڑے ہیں. تقریباً 4 سے 5 کروڑ جو افراد ہیں اس وقت وہ بلک رہے ہیں, ان کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے, روزگار نہیں ہے ان کے پاس. یہاں پہ میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئی ہے. اب تک کہ اگر نقصانات کی بات کریں تو جو فادر لینڈ تھی اس کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر کا جو نقصان ہو چکا ہے. اس کے جو حالات ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. اس کے جو کاروباری مراکز ہیں, اس کے جو ہیڈ کوارٹر تھے, فوجی چھونیاں تھی, ایئر بیسز تھی, ایئرپورٹ تھے, وہ سب برباد ہو گئے ہیں. اب وہ بھاگتے پھر رہے ہیں. جو لوگوں کو, جو فلسطین کے بچوں کو نکالنا چاہتے تھے, وہ ان کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, اب ان کی زمین پہ اللہ کی طرف سے کووں سے قبضہ کروا لیا گیا ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس عذاب سے کیسے ہم نپٹیں گے, اس عذاب سے کیسے نکلیں گے. بھاجپا سرکار کا وہ, مجھے مودی صاحب کا وہ ایک بڑا یاد آتا ہے, وہ جو ایک تصویر ہے جس میں وہ ایران کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتے ہوئے وہ کاغذات ڈاکومنٹ دکھا رہا ہے. اب کدھر گیا بھائی وہ دفاعی معاہدہ؟ اب جاتے کیوں نہیں ہو اس کے ساتھ, کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر دفاعی معاہدہ اس کے ساتھ کیا تھا تو اس کے ساتھ جا کے لڑو نا اپنے فادر کے ساتھ, لیکن نہیں لڑو گے نا, کیونکہ اس کو تو نے نجائز ابا بنا لیا اور نجائز اولاد بن گئی ہو. لہذا اس لیے معیشت کا بچنا بہت مشکل ہے. اب اگر یہ جنگ جلدی رک جاتی ہے, جو کہ ہمیں ہمارا خیال ہے, ہماری دعا بھی ہے کہ رکنی چاہیے, لیکن اگر یہ جاری رہتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان پھر بھاجپا سرکار, اس کے فادر لینڈ کا اور مدر لینڈ کا, اور اس کے ساتھ جو اس کے جتنے حامی ہیں جنہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی اور جنہوں نے ساتھ دیا تھا, ان کا ہونے والا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے گا. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, اس کے اوپر کمنٹس کریں, اور ساتھ اس کو فارورڈ بھی کریں. اور یہ اتنی فارورڈ ہونی چاہیے کہ یہ جو مودی, سرنڈر مودی ہے, بھاجپا سرکار ہے, ان بھگت ہیں, کم از کم ان کے تک تو پہنچے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی کیا پالیسی ہیں انسانیت کے حوالے سے, ان کے کیا چرچے دنیا میں ہو رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.